हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक स्वागत है देव एजुकेशन में, इनिशिएटिव बाय गेट एकेडमी। जितने भी लोग मेरे साथ आज बने हुए हैं ना, जितने भी ये वीडियो को देखेंगे ना, आज आप लोगों का एक टॉपिक नया हम लेकर के आए हैं आप लोगों के डिमांड पर ही, और वो टॉपिक वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। इसमें हम लोग वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं और जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, जो भी पहले आए हुए वो भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होगा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी। इसमें वो सारे के सारे क्वेश्चंस है जो कि बोल सकते हैं आप ऐसा, जो कि हम लोगों के डेली यूज का भी क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स हम लोग अगर पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का डेली यूज में भी ये सब चीज रहता है। और आप लोगों के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि डेली यूज से संबंधित हो, डेली यूज से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अच्छा, हम आप लोगों को ये बता दें, ये वीडियो आप लोगों को आपके YouTube AJE चैनल में तो मिलेगा ही, अद्वैत के AJE चैनल में। साथ ही साथ में BPSC का आप लोगों का जो एक कोर्स था, उसके आप लोगों को उस एप्लीकेशन क्लास में भी मिल जाएगा। तो आप जहां से चाहें वहां से देख सकते हैं। ये YouTube में लाने का मकसद यही है ताकि दूसरे बच्चे भी अगर सीखे तो उनको पता चले कि इकोनॉमिक्स का भी क्लासेस MCQ के थ्रू आप लोगों का पूरा डिटेल्स नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब हम क्वेश्चंस का पूरा बाल का खाल निकालेंगे कि कैसे, क्यों, कहाँ, क्या, सब चीज का हम बताएंगे। ठीक, सारा पर्पस को लेकर के चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, अब MCQ की तरफ देखते हैं। पहला MCQ क्या कहता है। पहला MCQ का क्वेश्चन जो है वो है, लीगल रिजर्व रेशियो इक्वल्स टू, कानूनी आरक्षित अनुपात के बराबर है CRR डिवाइडेड बाय SLR, CRR माइनस SLR, SLR माइनस CRR, CRR प्लस SLR। आप लोगों को बताना है CRR डिवाइडेड बाय SLR, CRR माइनस SLR, SLR माइनस CRR और CRR प्लस SLR। हम यहाँ पर आप लोगों को फिर से बता देते हैं, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, जवाब देना है, और आप लोगों को अपने जवाब को मेरे जवाब के साथ में, मेरे आंसर्स के साथ में, उत्तर्स के साथ में आप लोगों को मैच करना है। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों का जवाब क्या आता है। आशा करते हैं आप लोगों का जवाब आ गया होगा। और अगर आप लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो एकदम करेक्ट है। हम आप लोगों को पूरा टर्म बताते हैं। टर्म से पहले हम आप लोगों को कुछ रिलेटेड टर्म्स बताते हैं, जो कि आपको इसको जानने से पहले उसको जानना चाहिए। टर्म है बैंक। ये बैंक क्या है? सबसे पहले तो व्हाट इज बैंक, आपसे अगर पूछा गया बैंक क्या है, बैंक में ही CRR SLR का हम लोग बात करते हैं, बहुत सारा चीज है, OMO का। ठीक है, हम लोग बात करते हैं उसमें, MSF का बात करते हैं उसमें हम लोग, SLR जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये भी, CRR जो हम लोग देख रहे हैं ये भी, उसमें हम लोग और भी बैंक रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट, सब चीज का बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बैंक क्या है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन से, एक ऐसा संस्था है जो हम लोगों के पूरे के पूरे सरप्लस मनी को डिपॉजिट लेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सरप्लस मनी क्या दूसरा मनी को नहीं लेगा? भैया आपके पास अगर सरप्लस मनी होगा तभी ना बैंक में डिपॉजिट करेंगे। एक्स्ट्रा मनी होगा तब ना, कि पेट को काट करके बिना खाए पिए आप बैंक में पैसा जा करके जमा कर देंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सरप्लस मनी को डिपॉजिट आप करते हैं, और वो सरप्लस मनी को डिपॉजिट करने के बाद में जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप अलग अलग मोड से उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं। मतलब मोड्स का हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो चेक का भी मोड हो सकता है, चाहे वो बैंक में जा करके डायरेक्ट कैश का भी मोड हो सकता है, फॉर्म भर करके निकाल लेते हैं, चाहे वो प्लास्टिक मनी, मतलब आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ATM से विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का अदर मोड भी लोन के थ्रू भी उस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया था जब वो सरप्लस मनी को आप डिपॉजिट करते हैं। तो ये सारा चीज हो जाता है हम लोगों का बैंक से रिलेटेड। अब ये जो बैंक है, ये बैंक का वर्ड जो है ना, ये लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है, और लैटिन लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते थे बैंको। बैंको जो होता है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, बैंकों का मतलब होता है अ प्लेस वेयर मर्चेंट सिटिंग बिहाइंड द बेंचेस एंड गिव एंड टेक देयर ट्रांजेक्शन। उसमें लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स का हस्तांतरण करते हैं, लेना देना करते हैं, और जो कि बेंच के पीछे जो व्यापारी लोग बैठे रहते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था ना भाई, कि कोई भी अगर पैसा आपके पास सरप्लस होता था ना, आप उसको डिपॉजिट करते रख देते थे मंदिरों में, मठों में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता था कि भगवान के दर से कोई भी चोरी नहीं करेगा। लेकिन फिर बैंक उस समय नहीं चलता था। फिर बैंकों का प्रादुर्भाव हुआ, हम आपको बताएंगे भी आगे 1770 के बारे में, हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अब फिर क्या हुआ, आजकल आप देखते होंगे कि आप मंदिर में रखेंगे तो मंदिर में माता जी का मुकुट भी होता है, तो वो भी रात में चोरी कर देते हैं। कई बार ऐसा आप सुनने को मिलता होगा। तो मंदिरों में, मठों में रखने के जगह हम लोग अब एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है, वो हो जाता है हम लोगों का बैंक।
ठीक है। तो ये यहाँ के लैंग्वेज से आया हुआ, बैंकों से बैंक बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग अपने सरप्लस मनी को डिपॉजिट करते हैं। हम आप लोगों को बता भी दिए कैसे कैसे विड्रॉल भी करेंगे, कौन सा एक्ट है, ये सारा चीज। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है, इसलिए हम लोग बैंक में अपने सरप्लस मनी को रखते हैं। अब मत बोल दीजिए सर हम तो सरप्लस नहीं, हम तो सारा मनी को रख देते हैं। नहीं रखते होंगे, डेफिनेटली नहीं रखते होंगे। तो इसी तरह से हम लोग बैंक को जाने। अब बैंक में बहुत सारे रेशियोज होते हैं। रेशियो का मतलब होता है भाई अनुपात। कौन कौन सा अनुपात है? यहाँ पर हम आप लोगों को 2 अनुपात बता रहे हैं, क्योंकि 2 का नाम है। आगे हम कुछ और अनुपातों को बताएंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में वो टॉपिक, वो क्वेश्चंस है, इसीलिए हम उस चीज सारे के चीज को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं CRR। ये CRR क्या है? CRR को हम लोग बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है कैश रिजर्व रेशियो। नगद आरक्षित अनुपात हम लोग बोलते हैं हिंदी में। चलो लिख देते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या है? जनरल टर्म हम आप लोगों को बता रहे हैं, कोई भी किताबी भाषा नहीं बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मत सोचिएगा कि सर किताबी भाषा क्यों नहीं। भाई किताबी भाषा से आप पढ़ोगे ना, नहीं याद होगा। मेरे तरीके से समझिए, कैश, कोई भी कैश को आप जो रिजर्व रखते हैं उसका जो रेशियो होता है वही हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश का मतलब वैसे सारे के सारे चीज जिसको जानते हैं आप कैश के रूप में रख रहे हैं। चाहे वो NDTL का बात कर ले, आप बोलेंगे सर NDTL क्या है? NDTL क्या है? NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। वही होता है हम लोगों का NDTL। फुल फॉर्म ये है। अब होल डे का ट्रांजेक्शन जो भी एक बैंक में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं NDTL। और हर एक बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन होगा दिन भर में, विड्रॉल डिपॉजिट जो भी होता है वही तो होल डे का ट्रांजेक्शन है, और वही कहलाता है हम लोगों का NDTL, 1 डे का जो ट्रांजेक्शन है। अब उसमें जो भी कैश फॉर्म में जो पैसा होता है ना, वही हो जाता है हम लोगों का कैश रिजर्व रेशियो। ये अभी आप लोगों को पता भी होगा, इसका परसेंटेज भी। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है CRR का अभी परसेंट रेट कितना चल रहा है। आप लोग जानते भी होंगे, हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं ये परसेंटेज रेट के बारे में। अभी MCQ करवा रहे इसलिए हम बता नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों का भी अपडेशन होना चाहिए, और अभी अपडेट भी हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर आता है SLR। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SLR का फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं तरलता अनुपात के भी नाम से पुकारते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? SLR क्या है? SLR जो होता है ना, कोई भी बैंक का जो होल डे का जो ट्रांजेक्शन है उसके बाद में उसको कुछ अमाउंट अपने पास में लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप तुरंत कन्वर्टेबल कर लो, तुरंत आप कन्वर्ट कर लो क्या चीज में? कैश फॉर्म में। या तो वो पहले से कैश होगा, या फिर उसको आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश फॉर्म में, जैसे बॉन्ड्स पेपर हो गए, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे हम लोग कैश का बात कर लिए, ये सारा का सारा चीज हम लोगों का CPs कॉमर्शियल पेपर्स का भी बात कर लेते हैं, तो वो आ जाता है हम लोगों का SLR में। यहाँ पर हम लोगों का जवाब CRR और SLR को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हम लोगों का आ जाता है LRR। ये हो जाता है हम लोगों का लीगल रिजर्व रेशियो। और ये क्वेश्चन जानते हैं आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क के रूप में ध्यान रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ये क्वेश्चन रखे इसलिए ताकि आप लोगों को कुछ टर्म्स भी यहाँ पर क्लियर कर सके। अभी अगर हम लोग SLR का बात करते हैं तो 18.5% आप लोग सुने होंगे, और मैक्सिमम हम लोग 40% तक इसको रिजर्व करके बैंक जो है, बैंक हम लोग नहीं मतलब बैंक जो है ना वो रिजर्व करके रख सकता है। ठीक है, यही अमाउंट से जानते हैं नेक्स्ट डे का ट्रांजेक्शंस कर सकता है, नेक्स्ट डे का वर्क कर सकता है बैंक। ठीक है, यही हो जाता है हम लोगों का ये SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तब हम लोगों का बन जाता है LRR। ठीक है, अब यही 2 टर्म थे इसलिए ये दोनों को हम क्लियर किए हैं, और बैंक वर्ड को भी हम क्लियर कर दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EMI। अरे वाह क्या बात है, आप लोगों को बताना है EMI का फुल फॉर्म क्या है। हिंदी वाला समान मासिक किस्त नहीं समझेंगे, हिंदी में समान मासिक हम लोगों का किस्त होगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इनकम या इक्वेटेड मंथली इनकम। अब यहाँ पर देखिए इक्वल और इक्वेटेड को ये दोनों समान ही ले लिया है। इसीलिए आप लोगों को इंग्लिश वाला टर्म को फॉलो कर करके इसका जवाब देना है कि EMI का फुल फॉर्म क्या होता है। हम हट जाते हैं साइड और आप लोगों का जवाब का वेट करते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे। जैसे हम आप लोगों को समझाते हैं, मान लीजिए हमने ये पेन को खरीदा, हमने ये मोबाइल को खरीदा। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है कि एक बार में हम ये पेन को खरीद सके, मान लीजिए। ठीक,
आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ईएमआई में लेंगे। ईएमआई का मतलब हम जितना भी सैलरी कमा रहे हैं ना उससे हम फिक्स कर देंगे कि हर एक महीने ना भैया आप ना इसमें से ये पैसा काट लेना और इसका जितना पैसा है ना वो पैसा आप अपने पास में रख लेना टोटल। तो ये 9 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 18 महीने का, ऐसे करके हम लोग ईएमआई को फिक्स कर देते हैं और वो हम लोगों का कहलाता है ईएमआई। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हर एक मंथ में मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है मेरे अकाउंट से वो या तो ऑटो डेबिट हो जाएगा या फिर हम बैंक में जाकर के जमा कर देंगे। जो भी कंपनी से हम लिए हुए वहां पर जाकर के जमा कर देंगे, से जनरली ऑटो डेबिट होता है, ठीक है। तो वही हम लोगों का कहलाता है हर एक मंथ में मेरे पास जो भी इनकम आया है वो इनकम के अकॉर्डिंग हम इस पेन को कर देते हैं। उसमें से जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस मेरा मंथली जो कटेगा वो हो जाता है मेरा ईएमआई, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और वही हो जाता है हम लोगों का समान मासिक किस्त। मासिक होगा और वो समान होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। चलिए देखते हैं इसका पूरा डिटेल्स भी क्या लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि ईएमआई स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि हम लोग जान गए। इट इज वन पार्ट ऑफ द इक्वली डिवाइडेड मंथली आउट गोज टू क्लियर ऑफ एन आउटस्टैंडिंग लोन। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन था इसको परचेज करने में, वो आउटस्टैंडिंग लोन को जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो भी क्या चीज में, तो डिवाइड मंथली इक्वली मंथली, हर एक इक्वल मंथ का जो हम लोग डिवाइड कर देंगे और स्टिपुलेटेड टाइम में जो वो फ्रेम कर दिया जाएगा वही हो जाता है हम लोगों का ईएमआई। ईएमआई का मतलब समान मासिक किस्त है। यह निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया ऋण को चुकाने के लिए समान रूप से विभाजित मासिक खर्च का एक हिस्सा है। जो हम लोगों का एक्सपेंसेस था, अभी हम आप लोगों को लिखे थे ना इनकम और एक्सपेंसेस, वही हो जाता है हम लोगों का ईएमआई, जो कि हम अपने हिसाब से इसको फिक्स भी कर लेंगे। फिर इसका अमाउंट जैसे चुकता हो जाएगा ईएमआई बंद हो जाएगा। ईएमआई में हम लोग घर भी लेते हैं, ईएमआई में कार बाइक ये सब भी ऑटोमोबाइल वाला चीज भी लेते हैं, ईएमआई में अपने गैजेट्स को भी लेते हैं। तो वो सारा चीज आजकल ईएमआई पे एसआईपी भी आप लोग एक सुनते होंगे, ठीक है। एसआईपी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को हम करवाएंगे आगे, ठीक है। तो ईएमआई बहुत फेमस है इसलिए क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए और आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। चलिए बताइएगा, हु रेगुलेट्स डीसीसीबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी। भारत में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई करता है, राज्य सरकार करता है, केंद्र सरकार करता है कि सेबी करता है? आप लोगों को बताना है एबीसीडी में। और हम आशा करते हैं कि इसमें आप लोग सही जवाब देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इसमें गलत जवाब देंगे और वो गलत जवाब क्या आएगा हम बता देते हैं। वो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन ये गलत है बच्चों। इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आरबीआई को हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ना वो सभी के सभी बैंक, जितने भी बैंक होते हैं ना इंडिया में, जितने भी बैंक है ना इंडिया में, उन सभी के सभी बैंक, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक कोई भी रहे, चाहे वो प्राइवेट या फिर वो पब्लिक, चाहे वो फॉरेन बैंक भी कॉमर्शियल बैंक रहे वो भी, या फिर स्टेट में रहने वाले बैंक हो जाए वो भी, उन सारे के सारे बैंकों को जो नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है और पूरा गाइडेंस देता है वो होता है हम लोगों का सेंट्रल बैंक। और इसको हम लोग सेंट्रल बैंक के नाम से भी पुकारते हैं, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत सोचिएगा, सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक के रूप में, ये बैंकों का बैंक भी हो जाता है। जब आरबीआई के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं तो आरबीआई के बारे में कुछ और भी टर्म को सुन लेते हैं। क्या होता है कि 1920 में आरबीआई बना कैसे वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। 1920 में एक कमीशन आता है और वो कमीशन का नाम होता है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये जो कमीशन होता है ये ब्रिटिश के द्वारा लाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है रॉयल है, और वो करेंसी और फाइनेंस रिलेटेड एक कमीशन को लाया जाता है जो कि करेंसी और फाइनेंस को देखेगा, पूरा रेगुलेट करेगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं हिल्टन यंग कमीशन। 1926 में हम लोग पढ़ते हैं हिल्टन यंग कमीशन भी बनता है। हिल्टन यंग कमीशन का हम लोग पढ़ते हैं, और ये हिल्टन यंग कमीशन जो होता है ना ये रिकमेंड करता है आरबीआई एक्ट को। ये हिल्टन यंग एक पर्सन थे और ये इनके अंडर में बहुत सारे लोग जुड़ करके एक कमीशन बनाते हैं और वो आरबीआई एक्ट को रिकमेंड करते हैं। और आरबीआई एक्ट जो है ना वो बनता है कब, आरबीआई एक्ट आ जाता है 1934 में, और यही आरबीआई एक्ट के थ्रू 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई जो है ना वो स्टैब्लिश हो जाता है, बन जाता है। और ये सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक मतलब हेड बैंक के तौर पर सभी बैंकों के बैंक के तौर पर रेगुलेट करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए और अच्छे तरीके से चलाने के लिए सभी बैंकों को ये बनाया जाता है, ठीक है।
तो ये 1935 में बना। इस समय इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो होता है कलकत्ता में, फिर इसका हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया था मुंबई में। अभी आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में, आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। पहले कलकत्ता में था, 1937 में ये फिर हो जाता है हम लोगों का मुंबई शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर 1949 का भी बात को 1 जनवरी आप लोगों को 1949 का भी टर्म याद रखना है, जब आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। नेशनलाइज क्या हो जाता है भाई, राष्ट्रीयकरण बोलते हैं हम लोग, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया था आरबीआई 1949 में, ठीक है। तो इसी समय में हम लोग जब ये सारा बैंक के बारे में पढ़ते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट बैंक का नाम आ जाता है जो किया जाता है आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बोला जाता है कि शुरू में इसके मतलब सेंट्रल बैंक के तौर पर जानते हैं, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसको जानते हैं कुछ टाइम के लिए। कहीं भी ऐसा आप सुन रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल बैंक नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसको ट्रायल के लिए लेते हैं और चेक करते हैं कि सेंट्रल बैंक कैसे वर्क कर सकता है, हेड बैंक कैसे वर्क कर सकता है। और ये इंपीरियल बैंक में यहाँ पे 3 प्रेसिडेंशियल बैंक जुड़ते हैं, बैंक ऑफ कैलकाटा जो कि 1809 का हम लोग बात करते हैं, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता रहता है, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बन जाता है। फिर 1840 का हम लोग बात करते हैं, 1840 का बैंक ऑफ बॉम्बे का बात करते हैं, बीओबी लिख दिया, बैंक ऑफ बॉम्बे, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा मत सोचिएगा। फिर 1843 का बात करते हैं, ये हो जाता है हम लोगों का बैंक ऑफ मद्रास, बीओएम का बात कर दिए। ये तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिला करके जानते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को बनाया जाता है। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जानते हैं जस्ट एज ए ट्रायल के रूप में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा कुछ दिनों के लिए इसको ट्रायल किया जाता है, कुछ चेक करने के लिए कि क्या सेंट्रल बैंक का आना, उद्भव करना, उसका क्रिएशन करना जरूरी है कि नहीं है। तो यही हो जाता है फिर आरबीआई के बनने का एक पूरा का पूरा फाउंडेशन, एक बेस का हम लोग बात कर लिए हैं कि आरबीआई बना कैसे। तो ये सारे टर्म्स को आप लोग याद रखिएगा पूरे डेट्स के साथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा आरबीआई कोई भी बैंकों को देखने का काम जो करता है, चाहे वो डीसीसी भी क्यों ना हो जाए, उसको भी देखने का काम करता है, वो करता है आरबीआई। देखिए डिटेल्स क्या दे रहा है, दे रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है बैंकिंग फंक्शंस को और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। एसटी फॉर स्टेट, सी फॉर कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेटिव और बी एस फॉर बैंक्स, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और डीसीसीबीस को भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी, यूसीबीस को भी, अंडर द वेरियस प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 है ना, उसके तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत राज्य सहकारी बैंकों, एसटीबीज या फिर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, डीसीसीबीज और सहकारी बैंकों, यूसीबीज के बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करने के लिए ये मतलब काम करता है कौन, आरबीआई, सभी के सभी बैंकों के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें फंसते, वो सोचते हैं डीसीसीबी है तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आरबीआई ही उसको रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है, पर्यवेक्षण भी करता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में, आप लोगों को बताना है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट स्कीम, taking banking to the remotest area, helping in the process of financial inclusion, both A and B, none। बैंकिंग संवाददाता योजना के पीछे क्या उद्देश्य था, बैंकिंग को दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाना, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में मदद करना, दोनों ए और बी और कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि क्या होगा इसका जवाब। हम हट जाते हैं साइड, और आप लोग सुने भी होंगे बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के बारे में, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट होता क्या है। चलिए आशा करते हैं आप लोगों का जवाब आ गया होगा और आप लोगों का जवाब करेक्ट होगा। जैसे ही ए एंड बी देख लिए हैं तो आप लोग इसको हिट किए होंगे, दोनों ए और बी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, इसका जवाब हम लोगों का सही हो जाएगा, ए और बी हम लोगों का जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। यही जो है ना वो बैंकिंग को रिमोट एरिया तक पहुंचाता भी और फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद भी करता है, हेल्प भी करता है प्रोसेस में, प्रक्रिया में। अब ये है क्या, मान लीजिए एक गांव है, इस गांव में एक बैंक है और बैंक जो है यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के पास में एक ही बैंक मिल रहा है। अब मान लीजिए कोई दूर दूरस्थ इलाके में रह रहा है, वो यहाँ आएगा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेट्रोल जलाएगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो वो टाइम वेस्ट और पेट्रोल वेस्ट ना करे, इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ जगह में क्या बना दिया जाता है, कुछ कुछ जगह में बना दिया जाता है ऐसे ऐसे
इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग कोरस्पोंडेंट। और ये बैंकिंग कोरस्पोंडेंट पूरा बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने में बैंक के साथ में मदद करता है। और इससे क्या होता है कि बैंक का भी जो बेकार का जो भीड़ होना रहता है ना, वो भीड़ ऐसे ऐसे बट जाता है। और साथ ही साथ में लोगों को भी फायदा मिल गया कि उनके घर के पास में ये कोरस्पोंडेंट मिल गए, यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, सब चीज़। तो वही हो जाता है बैंकिंग कोरस्पोंडेंट, मतलब ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ये बैंकिंग का रिमोटेस्ट एरिया तक पहुंचाता भी है और फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद भी करता है। चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल्स। क्या बोल रहा है कि बैंकिंग संपर्क योजना के तहत क्या बोल रहा है, बैंकिंग संपर्क योजना के तहत पीछे का उद्देश्य है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सहायता करना और इनके परिणाम स्वरूप बैंकिंग को देश के दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाना और उन्हें बैंक योग्य बनाना। मतलब दोनों ए और बी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बिहाइंड द बैंकिंग कोरस्पोंडेंट स्कीम वाज एट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये है ऐड करेगा प्रोसेस में। कॉन्सिक्वेंटली द बैंकिंग टू द रिमोटेस्ट एरिया, जितना भी रिमोट एरिया है, दूर दूरस्थ का इलाका है, वहां पर भी ये मदद करेगा। और कंट्री में पूरे भारत में ये बैंकेबल बनाने के लिए भी मदद करेगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का जवाब, ऑप्शन नंबर सी जो था, ए एंड बी दोनों आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को बताना है इन विच शेड्यूल आर द शेड्यूल्ड बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड इन आरबीआई एक्ट 1934, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 में भारत के अनुसूचित बैंकों को किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये जवाब सबको ही दे देगा, ये बचपन से पढ़ते आए, जब भी बैंकिंग के बारे में जानते हैं तो ये जवाब आप लोगों का आ ही जाता है। क्योंकि जब भी बैंक को पढ़ाया जाता है ना, हम आप लोगों को जब पढ़ाए थे सुबह में, आप लोगों का क्लास चलता था, उसमें हम बताए भी थे कि शेड्यूल्ड बैंक होता क्या है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं और ये कौन से लिस्ट में होता है। तो ये लिस्ट हो जाता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड लिस्ट हो जाता है, दूसरा लिस्ट हो जाता है और वही शेड्यूल्ड बैंक हो जाता है जो कि आरबीआई के दूसरे अनुसूची में, आरबीआई के शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल में जो भी लिस्टेड होता है उन सारे के सारे बैंकों को हम लोग बोल देते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। ये आ जाता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक क्या है, तो आप लोगों के ऐप में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा। शेड्यूल्ड को भी हम बता दिए कि कौन कौन से बैंक जो है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। सारे के सारे बैंक का लिस्ट भी हम आप लोगों को दे दिए थे। ठीक है, अभी इसका डिटेल्स भी देख लेते थोड़ा सा। अब बैंक इज कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया कब बोलेंगे? व्हेन इट इज लिस्टेड ऑन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का जो एक्ट हम लोग देख रहे थे, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा आरबीआई एक्ट का जो रिकमेंडेशन किया गया था, वो रिकमेंडेशन के थ्रू आरबीआई एक्ट बना था 1934 में। उसके अगर सेकेंड शेड्यूल में कोई भी बैंक का नाम रहता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसी बैंक को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, और जो नहीं रहेगा वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो जाता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ से एक होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि देख लीजिएगा वीडियो और अपलोडेड भी आप लोगों में पीडीएफ भी। आप लोगों को बताना है कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का लिस्ट, आप लोगों को लिस्ट लिखना है चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, कितने बैंक्स उसमें आते हैं, कितने बैंकों का नाम उसमें आता है, और ये आप जरूर लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कैसा कैसा क्वेश्चन हम सारा दिखाएंगे। अभी तो बैंकिंग वाला कर रहे हैं ना, अभी आगे भी आएगा, बहुत सारा आएगा। अभी बैंकिंग वाला कर रहे हैं, मतलब टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं। ये बैंकिंग टॉपिक का कर रहे हैं, फिर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई में भी जाएंगे, फिर हम लोग और भी टॉपिक को कवर करेंगे, इन्फ्लेशन वाले टॉपिक को, हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यू। हम आप लोगों को डिटेल्स भी बताते चलेंगे जो जो आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि व्हाट डू वी कॉल द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द बैंकिंग सिस्टम? रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर की सीआरआर। उस आधिकारिक ब्याज दर को हम क्या कहते हैं जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली को ऋण प्रदान करता है? क्या वो रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, एसएलआर है कि सीआरआर है? चौथा नंबर का ऑप्शन है सीआरआर, आप लोगों को बताना है। चलिए हम हटते हैं साइड, आप लोग दीजिएगा जवाब। आशा करते हैं आप लोग जवाब दे दिए होंगे और आप लोगों का जवाब आ गया होगा।
और अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा हम लोगों का बैंक रेट। बैंक रेट के थ्रू जो हम लोगों का सेंट्रल बैंक है ना वो लोन प्रोवाइड करता है, मतलब आरबीआई जो है ना वो लोन प्रोवाइड करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम है, मतलब बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, ठीक है। और वो बैंक रेट जो होता है ना ये लॉन्ग टर्म का रेट होता है, इसमें ये रेट जो होता है ये आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है। कॉमर्शियल बैंक मतलब जितने भी बैंक है, और ये लॉन्ग टर्म का रेट होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि अभी क्या है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं आरबीआई का और कॉमर्शियल बैंक का, तो यहाँ पर जो दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक को जानते हैं सिक्योरिटीज के रूप में अपना कुछ ना कुछ पार्ट को जमा करना पड़ता है, चाहे वो बॉन्ड पेपर हो जाए, कॉमर्शियल पेपर हो जाए, चाहे वो और भी कुछ हो जाए, वो सिक्योरिटीज के रूप में जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास में, और यही हो जाता है हम लोगों का बैंक रेट, ठीक है। ये 0.25% किससे ज्यादा होता है, बेसिक पॉइंट्स ये भी आप लोगों को बताना, बीपीएस जो कि हम लोग पढ़ते हैं, और यही हो जाता है हम लोगों का बैंक रेट भी, लॉन्ग टर्म का रेट है। और आरबीआई जो है वो ग्रांट करता है कॉमर्शियल बैंक्स को, सभी कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का ये आएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट का बात कर दे तो जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास में अपना सरप्लस मनी जो रहता है वो आरबीआई के पास में जब वो रिटेन करता है, जमा करता है, तब वो उसके ऊपर उसको आरबीआई ना कुछ इंटरेस्ट पे करता है, और वो हो जाता है हम लोगों का आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। एसएलआर क्या होता है, तो एसएलआर और सीआरआर हम लोगों को पहले क्वेश्चन में समझा दिए, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों को हम आप लोगों को पहले क्वेश्चन में समझा दिए हैं, ठीक है, कि नगद तरलता अनुपात क्या है, और हम आप लोगों को ये भी बता दिए हैं कि नगद आरक्षित अनुपात भी क्या है, ये दोनों का दोनों चीज हम आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है, हु वाज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एएआईबी। विमल जलान, रघुराम राजन, वायरल आचार्य और उर्जित पटेल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है एएआईबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विमल जलान को, रघुराम राजन को, वायरल आचार्य, वायरल नहीं विरल हो जाएगा हिंदी में, विरल, ठीक है, यहाँ वायरल जो है ना इसलिए वायरल दिख रहा है, और उर्जित पटेल। देखते हैं, ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में जानते करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैसअप में, रिमिक्स टाइप में, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का जवाब क्या आता है। अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। उर्जित पटेल जो है ना, ये उर्जित पटेल हो जाते हैं क्या चीज के, एएआईबी के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है ना, इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, उसके ये अभी वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये किनको रिप्लेस किए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कब तक बने रहेंगे, 3 साल के लिए बने रहेंगे, टिल 2025 तक के लिए। उर्जित पटेल जो है वो अपॉइंट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए, एएआईबी के लिए, और ये एशिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है ना, सभी बैंकों का इसमें वो डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर का बोल सकते विकास करने के लिए भी ये बैंक को बनाया जाता है, ताकि एशिया में कोई भी अगर प्रॉब्लम आए ना तो जो बैंक जो कंट्रीज के साथ में अलाइंड है ना, उन सारे कंट्रीज को ये हेल्प दे सके। और यहाँ पर उर्जित आर पटेल जो है ना वो 3 साल के लिए बन गए हैं क्या, इसके उपाध्यक्ष भी, जो कि रिप्लेस किए हैं डीजे पांडियन को, ठीक है। किन्होंने ये रिप्लेस किए हैं, उन्होंने डीजे पांडियन को क्या किया है, रिप्लेस किया, उनकी जगह में 3 साल तक के लिए 2025 तक के लिए बन गए हैं कार्यकाल के लिए, एक उपाध्यक्ष के तौर पर इनको मिल गया है पोस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2021, 85, 58, 88 और 55। आप लोगों को बताना है कि 2021 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, 85 है, 58 है, 88 है या फिर 55 है। आप लोगों को बताना है ABCD में क्या जवाब आता है आप लोगों का, देखते हैं। वीडियो को पॉज करके जवाब दीजिएगा। और ये भ्रष्टाचार सूचकांक का अगर भावना का हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जानते हैं आप लोगों के एग्जाम में, दूसरे भी एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये सूचकांक जानते हैं जो पूछा जाता है ना, ये सब लिस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब जो होगा ना, ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2021 का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रिपोर्ट जो है ना, उसमें भारत जो है 85 नंबर में आया 180 देशों के लिस्ट में। 180 देशों का यहाँ पर चेक किया गया करप्शन का परसेप्शन को, और उसमें भारत जो है ना 85वां रैंक में आता है 2021 में, और ये अच्छा हालत नहीं है।
बुरा हालत है। मतलब करप्शन यहाँ पर कुट कुट के भरा हुआ जो बोलते हैं ना हम लोग, ये वो इस चीज को ये दर्शाता है। अब अगर हम लोग बात कर ले कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रिपोर्ट को कौन बनाता है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ना, ये 2021 में जो रिलीज किया गया था उसमें बर्लिन बेस्ड है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भी बनाया जाता है। बर्लिन बेस्ड हो जाता है, मतलब बर्लिन के द्वारा ये बनाया जाता है। और इसमें भारत का जो रैंक है वो 85 नंबर का रैंक है। कितने देशों में, तो 180 देशों में भारत का 185वां नंबर का रैंक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी करंट अफेयर्स के साथ का एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, मैथअप टाइप का। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोगों का जवाब कि आरबीएल बैंक जो है वो लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड कॉल्ड पैसा ऑन डिमांड, पीओडी, इन कोलैबोरेशन विथ एंटिटी। कौन से एंटिटी के साथ में ये जुड़ करके बनाया है पैसा ऑन डिमांड? क्या ये पेटीएम है, पैसा बाजार .com है, बजाज फाइनेंस है कि जेरोधा है? ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। आरबीएल बैंक ने किस संस्था के सहयोग से पैसा ऑन डिमांड पीओडी नामक एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और तो और जानते हैं ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है अभी का ही। चलिए, तो अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो एकदम करेक्ट है। पैसा बाजार .com के साथ में आरबीएल बैंक जो है ना वो क्या किया है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है पैसा ऑन डिमांड। और ये पैसा बाजार .com आप लोग सुने भी होंगे, बहुत सारा ऐड में भी देखे होंगे। उन्हीं के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का डेबिट कार्ड की तरह ही प्लास्टिक कार्ड के रूप में यूज करते हैं। और उसमें जानते हैं आपको एक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है, और उस ओवरड्राफ्ट के लिए आप लोगों को डेज भी दिया जाता है कि उसकी उस अंडर डेज में आप लोगों को पैसे को पे करना होता है। अगर पे नहीं करते तो भाई CI लगता है, उस पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए जानते हैं हम बोलेंगे कि मतलब अच्छा चीज़ तो है ही, लेकिन बुरा चीज़ भी है। बोलते हैं ना कि उतना ही पैर पसारना चाहिए जितना आपके पास चादर है, तो यहाँ पर वही चीज़ को ये मतलब अच्छा चीज़ है। बस कुल मिला के यही है, पैसा आपके पास है अच्छा है, नहीं है तो बुरा है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा बाजार .com आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स क्या कहता है। इसका डिटेल्स कहता है कि पैसा बाजार .com ने पैसा ऑन डिमांड जो पीओडी है वो लॉन्च किया है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। आप भी पैसा बाजार .com को सर्च करिए, वहां पर आप लोगों को पीओडी पैसा ऑन डिमांड एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, जो कि पैसा बाजार .com के साथ मिल करके आरबीएल बैंक जो है ना वो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रहा है। तो एक क्रेडिट कार्ड होगा, पैसा बाजार .com का प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलेगा। और क्रेडिट कार्ड का जो फैसिलिटी है उसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देना है, विच इज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा है? हम आप लोगों को अभी जो बता रहे थे ना, अब इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक। अभी जो हम पहला क्वेश्चन में जो डील कर रहे थे ना, ये वही क्वेश्चंस का पूरा कंक्लूजन वाला पार्ट आ गया है। चलिए, हम आशा करते हैं कि इसका जवाब आप लोग करेक्ट दे देंगे। और अगर आप लोगों का जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ना वो 1770 में कलकत्ता में बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर कलकत्ता में क्यों? क्योंकि कलकत्ता जो होता है ना उस समय हम लोगों का भारत का कैपिटल हुआ करता था। ये ब्रिटिशर्स का हम लोग बात कर रहे हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। उस एक्ट के थ्रू 4 प्रेसिडेंसी बैंक्स को में से 3 प्रेसिडेंशियल बैंक को रखा जाता है। 4 जो प्रेसिडेंशियल बैंक है वो था दिल्ली, वो था बॉम्बे, वो था मद्रास, वो था कलकत्ता। अब उसमें से दिल्ली को मर्ज कर दिया था कलकत्ता के साथ में। फिर 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बचता है, जो कि बैंक ऑफ बंगाल 1809, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 को, इन तीनों को मर्ज करके आईबीआई बना दिया जाता है। लेकिन सबसे पहला बैंक जो स्टैब्लिश किया जाता है वो होता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान ना लोगों को ट्रस्ट नहीं था, जिस कारण से ये ना ये मतलब बंद हो जाता है। क्योंकि लोग पैसा कहाँ रख रहे थे? मंदिरों में रख रहे थे, मठों में रख रहे थे, क्योंकि भगवान पर ज्यादा भरोसा होता था इसीलिए। तो ये बैंक ना ज्यादा दिन तक मतलब बस चलता है। तो सबसे पहला बैंक के रूप में हम लोग बैंक ऑफ हिंदुस्तान को जानते हैं। और ये चीज हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आप सभी बीपीएससी सेनेटरी ऑफिसर को जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये हम आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान से रिलेटेड टर्म्स को। चलिए, तो ये बी नंबर का आप लोगों का जवाब था, एकदम करेक्ट था। हाँ, थोड़ा सा टर्म को इस यहाँ पर हम और बता देते हैं कौन कौन से रिलेटेड बैंक्स है। बैंक ऑफ कलकत्ता का हम आप लोगों को बता दिए 1806, फिर 1809 बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर जनरल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई
1955 में यही आईबीआई जो है वो बन जाता है हम लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांच के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक भी है। बहुत पैसा काटता है यार मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरा भी एक अकाउंट था, यहाँ पे माइनस में कर दिया था पैसा अकाउंट माइनस में कर दिया था, इतना पैसा काटता नहीं जानते, मैसेज आए चाहे नहीं आए, लेकिन मंथली मतलब वो क्वार्टरली पैसा जानते हैं, मैसेज लटका काट लेता है, भयंकर काटता है पैसा। और लेकिन एसबीआई में जॉब करने वाले लोगों का चांदी चांदी होता है। सभी बच्चे सोचते हैं कि एसबीआई में क्लर्क भी बन जाए। विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट इन इंडिया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक की बंगाल बैंक? भारत में बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक की वो बंगाल बैंक है। सबसे पहले बचत खाता सेविंग बैंक होता क्या है? फर्स्ट बैंक जो कि सेविंग अकाउंट को चालू किया है वो। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? सेविंग अकाउंट का मतलब आपके पास में जितना भी पैसा है उन पैसों को आप सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। सेविंग अकाउंट में डाल देंगे डेट मीन आपके पास जो सरप्लस मनी आया उसको आप सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। यही हम लोगों का हो जाता है क्या? सेविंग अकाउंट। और अकाउंट का टाइप में एक सेविंग अकाउंट का टाइप भी हो जाता है जिसको पहले हम लोग बोलते थे BSBDA, BSBDA भी बोलते थे। अब आप इसको फुल फॉर्म भी जानना चाहिए आप लोगों को। BSBDA पूछा गया है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। अभी आप लोग इसको PMJDY के नाम से भी पुकारते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आप लोग सुने होंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसको हम लोग पहले नो फ्रिल्स अकाउंट के नाम से भी जानते थे, नो फ्रिल्स अकाउंट, ठीक है, यही होता था नो फ्रिल्स अकाउंट भी, और यही है सेविंग बैंक अकाउंट भी। सबसे पहला सेविंग बैंक अकाउंट का अगर हम लोग बात कर दें तो ये सेविंग बैंक अकाउंट कौन स्टैब्लिश करता है, स्टार्ट करता है? वो करता है प्रेसिडेंसी बैंक। अब ये प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा बैंक है? तो प्रेसिडेंसी बैंक अभी हम आप लोगों को कैलकाटा जो कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो बता रहे थे ना, ये वही वाला प्रेसिडेंसी बैंक का हम लोग बात कर रहे हैं। यही सेविंग अकाउंट को चालू करता है। और कब चालू करता है भाई? तो 1833 को प्रेसिडेंसी बैंक के द्वारा ये सिस्टम को, ये अकाउंट को, सेविंग अकाउंट जो सिस्टम है उसको स्टैब्लिश किया था। 1833 में बैंक के द्वारा बचत खाता प्रणाली जो है वो शुरू की गई थी। 1833 वाला टर्म को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को किए हैं बेहतरीन तरीके से करने का कोशिश किए हैं। और तो और ये क्वेश्चंस जो होंगे ना, इसका पैटर्न ऐसा ही चलता रहेगा, एकदम टॉपिक वाइज हम आप लोगों को करवा रहे। आज था बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस था। फिर हम आप लोगों के लिए डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। फिर हम आप लोगों का इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। फिर हम आप लोगों का मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। फिर हम आप लोगों का सभी चीज से रिलेटेड जो भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और ये क्वेश्चंस को आप अद्वैत एजुकेशन के AJE चैनल में भी और साथ ही साथ में जो BPSC बैंक के स्टूडेंट है ना, उन लोगों को उनके ऐप क्लास में भी मिल जाएगा। तो ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। क्वेश्चंस का पैटर्न जो है आप लोगों को ऐसा ही मिलने वाला आप लोगों के एग्जाम में। और तो और बेहतरीन जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, यही आप लोगों के एग्जाम में काम भी आएगा। ठीक, आप लोग जरूर इसमें ये भी बता सकते हैं अपने ऑप्शंस को, आंसर को डिस्कस कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, जैसे हम आप लोगों को समझाए हुए भी हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।